एवरीवन, ऑडियो वीडियो बताओ क्लियर है? बढ़िया। चलिए, सभी का स्वागत है क्लास में। आ जाओ फटाफट, ऐसे ही बहुत लेट है, 15 मिनट तो लेट ही हैं हम लोग। क्वेश्चंस धनाधन करना, बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा एक फैलेसीज का पूरी एक फाइल ही मिल गई है तुमको। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट करो। वेरी गुड। सो विच इनफॉर्मल फाइल, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय, क्या है यार, टाइपिस्ट को ना पैसे काटने पड़ेंगे टाइपिस्ट के। ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय XYZ टूथपेस्ट। देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई 90% ऑफ इंडिया ब्रशेस विद दिस टूथपेस्ट। सो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंटम एड होगा, एंड नहीं होगा, एड पॉपुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से करो, ध्यान से करो, सोच के करो। सब एक दूसरे का बैंड वैगन फैलेसी मत अपनाओ। टू 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 चल रहा है। स्लिपरी स्लोप कहां से है? ये स्लिपरी स्लोप तब होता है जब एक ही टॉपिक में आप छोटे से इवेंट को देखा और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप एकदम एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस में चले जाते हो। यहां पे तुम ना ध्यान दो, ठीक से ध्यान दो। ए तो नहीं है, ए ही है आंसर। आंचल, environmentalists are continually harping about the dangers of nuclear power। यहाँ न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है। अब बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया उन्होंने। मेन इशू से हटके वो इलेक्ट्रिसिटी और कैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है बिजली के झटके से मरते हैं, एक्सीडेंट होता है, वो ये सब बात करने लग गए। जबकि बात कहां से स्टार्ट हुई थी? इन्वायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूअली हार्पिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की बात हो रही थी। स्लिपरी स्लोप, यहीं पे मैं तुमको अंतर बता रही हूं। क्यों गलत हुआ तुम लोगों को, ये भी सीखो, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। स्लिपरी स्लोप तब होता जब न्यूक्लियर पावर के से ही ये लाइन स्टार्ट होता और न्यूक्लियर पावर के ही एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस की बात होने लग जाती। समझ आ रहा है? यहां पे उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए और इलेक्ट्रिसिटी से मरते हैं लोग। टॉपिक ही अलग है, ये मेन इशू है हमारा। दिस इज द मेन इशू and you are actually talking about some different thing, distracting the issue deliberately, red herring fallacy। ठीक है, ध्यान हटा दिया। yes, next question। मैं अपना थोड़ा वीडियो छोटा कर लेती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, हिंदी वाला दिखता नहीं है ना, जितने हिंदी के लर्नर्स हैं, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल, यस, सो साइंटिस्ट हैव बीन प्रूविंग, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस, वेरी गुड। अपील टू इग्नोरेंस हो गया क्योंकि प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिसप्रूव क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अभी तक सक्सीड नहीं हो पाए। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि हाँ भाई, एस्ट्रोलॉजी की क्लेम ट्रू है। सो नो वन हैज प्रूव्ड, सो वी विल एज्यूम दैट दिस इज ट्रू। सो वेरी गुड, अपील टू इग्नोरेंस, सभी लोग वही दे रहे हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या हो सकता है ये? Today, on an average, we can look forward to a longer lifespan than the generation before us. अब इसको बनाने का तरीका, अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, स्लिपरी स्लोप कहीं से नहीं लग रहा है, एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस में नहीं गए हैं, और छोटे से सैंपल को लेकर हम कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहे, तो हैस्टी जनरलाइजेशन भी नहीं है. बचा क्या? फॉल्स कॉज. फॉल्स कॉज वाला पता है ना तुम लोगों को? मेरी मम्मी उठती थी बाथरूम जाने के लिए या उठती थी तो पापा को लगता था विकेट गिर रहा है. तो यहां पे क्या किया इन लोगों ने? टुडे ऑन एवरेज वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द जनरेशन बिफोर अस. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया. मुझे तो लग रहा है उल्टा ही बोल रहा है ये, आजकल कहाँ लाइफ स्पैन ज्यादा है. ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट हैज बीन पॉसिबली ओनली एंड ओनली, जोड़ दिया उन्होंने, कॉज इफेक्ट बना दिया, जबकि है नहीं कॉज इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स हु हैव एंश्योर्ड आवर गुड हेल्थ. इसलिए ये फॉल्स कॉज है. ये लॉन्गर लाइफ स्पैन सिर्फ डॉक्टर के कारण थोड़ी ना होता है, लाइफस्टाइल है, आपका हेल्थ है, बहुत कुछ होता है. दैट ऑल्सो इज द रीजन बिहाइंड द लॉन्ग लाइफ स्पैन. लेकिन तुमने क्या बोल दिया? फॉल्स कॉज दे दिया. ठीक है, तो इसलिए समझ आया ये फॉल्स कॉज क्यों है. और अगर नहीं समझ में आए तो रिजेक्शन टेक्निक भी लगाओगे ना तो आंसर मिल जाएगा. ये भी मैं तुम लोगों को तरीका बता दिया है दैट हाउ टू डू दिस. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो. किसी को भी डाउट हो ना तो पूछते रहना, मैं तुम लोग के डाउट्स देख रही हूं. डरना नहीं कि मैम ने बोला था लास्ट में पूछने के लिए. एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ लो तुरंत. टेन मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एक्स वॉज फेड टू 10 माइस. 10 माइस को, चूहों को वो सब्सटेंस दिया गया. ऑल ऑफ देम डाइड विद इन 2 minutes. वन कुड कंक्लूड this amount of substance is fatal to the average mouse. So which of the following statement regarding above argument are true? गलत करते हो आंसर तुम लोग, सोच समझ के बोला है मैंने देने के लिए. तुम पहले आर्ग्यूमेंट को ध्यान से पढ़ो. 10 माइस पे 10 मिलीग्राम यूज हुआ, सारे के सारे मर गए 2 मिनट में. तो ये एवरेज माउस के लिए, यहां पे पूरे पॉपुलेशन की बात नहीं की उन्होंने. एवरेज माउस के लिए ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फेटल है. ये अगर तुम ये कह रहे हो, तुम लोग जो आंसर कर रहे हो बी, मुझे एक बात बताओ, बी एंड सी कर रहे हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. तुम लोग आंसर कर रहे हो बी. नीचे ऑप्शन देखना बेटा, नीचे ऑप्शन देखो, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है. ऊपर से ये टिक मत कर देना 1 2 3 4. कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा है. मुझे एक बात बताओ, एक तो तुम स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो, बी एंड सी कर रहे हो ना तुम. चलो 1 2 3 4, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो बी एंड सी तो फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो. क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो इररिलेवेंट कंक्लूजन की फैलेसी होगी ही नहीं. जब तुमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो इसका मतलब भाई स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ? दैट कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू. तो इररिलेवेंट कंक्लूजन की तो बात ही नहीं होती है. यस, अभी सही आंसर दे रहे हो. व्हाट इज द आंसर? यस, वेरी गुड. दैट इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. सो व्हाट इज द आंसर? 4th इज द आंसर. भाई बिल्कुल सही कंक्लूजन है, एकदम स्ट्रॉन्ग है. प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. 10 के 10 माइस मर गए 10 मिलीग्राम में.
और उस हमने वो ऑब्जर्वेशन देखकर जो प्रोबेबिलिटी निकाली है, जो कंक्लूजन निकाला है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इसमें हम लोग हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं होगा क्या, हो सकता है दिमाग में आ जाए। हैस्टी जनरलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि 10 मिलीग्राम 10 माइस को दिया गया और उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि इट इज फेटल टू ऑल द माउस। एवरेज माउस की बात हुई है। तो अगर ऑल द माउस हो जाता तो थोड़ा सा हो सकता था कि हैस्टी जनरलाइज के लिए 10 माउस ही मरे और तुमने सारे माउस पे वो चीज लागू कर दिया, तो हैस्टी जनरलाइजेशन होने का चांस था। पर यहां पे एवरेज माउस बोला है, नहीं होगा, हमने हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, ध्यान देना। चलो, yes, does the distinguished member of parliament really believe that Indian public is so naive that they will endorse just any stop gap measure? ठीक है, इतनी भोली है या किसी भी तात्कालिक उपाय का समर्थन कर देगी? अगर आपने हाँ बोला तो भी फंसोगे, नो बोला तो भी फंस जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत इजी है। यस, ऐसी कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी है जो कि is assumed as a fact because the contrary of that is not yet proven to be true? Yes, very good, no one has proved. Appeal to ignorance, अज्ञानता की अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन। The last time I stretched my arms first and my legs second, I won my race. याद आ गया ना तुमको? कौन सा था? So that stretching sequence must have increased my speed. उसने ये वाला इवेंट पहले किया और रेस जीत गया, तो उसको लगा कि रेस इसलिए जीता क्योंकि वो स्ट्रेच कर रहा था, कॉज बना दिया उसने। तो फॉल्स कॉज को ही हम पोस्ट हॉक बोलते हैं, याद है? उसका दूसरा नाम यही है, फॉल्स कॉज। ठीक है, पोस्ट हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which fallacy is committed? As a society, we have an obligation to support the needy because people who do not have sufficient resources have a right to resources of the community. क्या लग रहा है ये? देखो, इक्विवोकेशन नहीं है, कंपोजिशन है क्या? या तो बेगिंग द क्वेश्चन लग रहा है, कहीं से शुरू हुआ कहीं जाके खत्म हुआ, या अपील टू इमोशन लग रहा है। मुझे पता था तुम लोग अपील टू इमोशन कर दोगे। एज अ सोसाइटी वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट द नीडी। नीडी को सपोर्ट करना है भाई, तू इसका आंसर बता ना कि नीडी को सपोर्ट क्यों करना है। तुम तो गोल गोल फिर घूमने लग गए, क्योंकि फिर बोला तुमने कि जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है उनको उनका पूरा राइट है रिसोर्सेज में। ठीक है, समझ में आया? अपील टू इमोशन नहीं है ये। नीडी को क्यों सपोर्ट की जरूरत है वो बताओ, बिकॉज करके वो बताओ कि व्हाई दे नीड द सपोर्ट, या नीडी को इतना सपोर्ट क्यों देना है हमने को, अपने को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला, बढ़िया लटकाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Elephant live in tropical climate where there is plenty of vegetation. So we probably would see any at the Chicago Zoo. है ना, थोड़ा सा टिपिकल है ये। इसमें देखो अपील टू अथॉरिटी तो नहीं है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है क्या? देखो रेड हेरिंग, हाँ मुझे लगी जाता, रेड हेरिंग तो बिल्कुल नहीं है, टॉपिक तो चेंज नहीं कर रहे, इसमें रिजेक्शन टेक्निक से ही लगेगा, ऐसे एकदम से समझ में नहीं आता है। और ना ही हैस्टी जनरलाइजेशन है, कोई छोटे से सैंपल से बड़ा चीज हम नहीं कर रहे, ऑथोरिटी भी नहीं है, बचा सिर्फ यही है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक जनरलाइज्ड बात बोली है कि एलिफेंट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है? आप एक जनरलाइज्ड जो फैक्ट है, जो भी बोलो जनरलाइज्ड है, उसको उसकी बात करते हो और फिर एक्सेप्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो यहां पे ऐसा समझो कि सो वी प्रोबेबली वुड सी एनी, चाहे हमको शायद ही कोई एलिफेंट हमको शिकागो जू में मिलेगा। तो शिकागो जू में क्यों नहीं एलिफेंट रह सकते? जू है ना, बना देते हैं वो। अब तुम बोल रहे हो कि शायद ही वहां मिलेगा, तो एक्सेप्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तुम। एक्सेप्शन तो होता है ना भाई, जू में तो मिलते हैं, जू में हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? इसलिए ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। नो नो आशी नहीं बेटा, वन तो नहीं होगा। रेड हेरिंग कहां से होगा बेटा? रेड हेरिंग क्यों होगा? टॉपिक को थोड़ा ना घुमा रहे हैं हम लोग। टॉपिक को नहीं घुमा रहे बेटा। रेड हेरिंग में मैं तुम्हें बोला है ना, जो टॉपिक से स्टार्ट होता है, यही होता है ना कि आप मुद्दे को ही पूरा चेंज कर देते हो, टॉपिक चेंज कर देते हो। पढ़ाई करना है तो तुम पानी पूरी पे ले जाओ। तो यहां पे तो उन्हीं की बात हो रही है, एलिफेंट की ही बात हो रही है कि वो शिकागो जू में नहीं मिलेगा। समझ आया? तो फैलेसी, रेड हेरिंग तो बिल्कुल नहीं है, हैस्टी जनरलाइजेशन भी नहीं है, अपील टू अथॉरिटी भी नहीं है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली एनटीए ने भी यही आंसर दिया है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने बीच में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डाल दिया है, बताओ। चलो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताओ। सम फ्रॉग्स आर नॉट मैमल्स इज गिवन एज फॉल्स। बताओ जल्दी से, कौन सा इमीडिएटली फॉल्स हो जाएगा? बनाना पड़ेगा क्या टेबल? मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को तो बस एक ही चीज समझ में आता है, टेबल बनाओ और दिमाग मत खराब करो अपना। टेबल बनाओ और बस जल्दी जल्दी काम खत्म। सम नॉट यानी ओ अगर फॉल्स है, अब बाकी भरने की जरूरत नहीं है, ये लाइन देख लो। ओ फॉल्स है तो कौन सा इमीडिएटली फॉल्स होगा? ई वाला, खत्म बात है। सो व्हाट इज द आंसर? देखो तुम लोग है ना, तुम लोग गलत ही करते हो, हमेशा गलत करते हो। कैसे 4 कर रहे हो आंसर? आशी, भारती और परमिता, इतने स्पीड में करने के लिए मैंने बोला क्या तुमको? गलत कर रहे हो ना। नो फ्रॉग्स आर मैमल्स विल बी फॉल्स। ऑल फ्रॉग्स कैसे हो गया भारती? जस्ट टेल मी। जब ये फॉल्स है तो तुमको यहीं पे फॉल्स दिख रहा है, ई वाला। ओ भाई ये गलत ऐसे कर रहे हो ना कि इतना इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आओ। Which fallacy is committed in the following argument? When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. Why are you avoiding me?
कॉन्ट्राडिक्टरी, हाँ कस्तूरी सही बोली, वो ए वाला तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ओ का, वो तो होना ही नहीं था, वो ट्रू आता तब कर देते। बिल्कुल सही बात है कस्तूरी। चलो फटाफट करो यार, फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। यस वेरी गुड। अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुमने बोल दिया तुम क्लास में भी नहीं थे, तुम लेबोरेटरी में भी नहीं थे। ये जनरली गर्लफ्रेंड पूछती है बॉयफ्रेंड को, या जो पगलैट होते हैं बॉयफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड को पूछते हैं, भाई तू तो वहां भी नहीं दिखी, यहां भी नहीं दिखी, क्यों मुझे अवॉइड कर रही है? क्या है ये बताओ? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके मेरे से भी गलत होता, मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करने वाली थी। ओके समझ में आ गया, रेड हेरिंग है ये, दिस इज रेड हेरिंग। सी हाउ कंफ्यूजिंग इट इज। व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी? अच्छे से फंस नहीं रहे, देखो ध्यान से। यस बोलो तो ठीक है, आई एम अवॉइडिंग यू। नो बोलो तो फंस नहीं रहे ना। अगर तुमने नो बोला इसको, नो आई एम नॉट अवॉइडिंग यू, आई वॉज देयर, कुछ कहीं और थी मैं। तुम अगर सामने वाला पूछ रहा है कि तुम ना तो क्लास में थी ना तुम लेबोरेटरी में थे, तो तुम बोल सकते हो कि मैं ग्राउंड में थी। नो बोल के फंस नहीं रहे हो, ठीक है? इसलिए हर बार क्वेश्चन पूछना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता, ये इनफॉर्मल फैलेसी ना फंसाता है बेटा। इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं तुम्हारे लिए। ये रेड हेरिंग है। अब बोलोगे मैम रेड हेरिंग कैसे है? ये मुद्दे से भटक रहा है। देखो, when I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. पूछ सकता था where were you, इसके बाद का क्वेश्चन क्या होना था? where were you, सिंपल है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अरे तू वहां नहीं था, तू यहां नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अवॉइड क्यों कर रहे हो। टॉपिक को, इशू को डिस्ट्रैक्ट किया है। एक्चुअली में वो पूछना चाहता था यही कि भैया तू मुझे क्यों अवॉइड कर रही है, लेकिन जबरदस्ती का बात स्टार्ट हुआ। अभी आया समझ में रेड हेरिंग क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों नहीं है, ये भी समझो। देखो होता है बेटा, कंफ्यूजन होता है भारती, आशी, इसलिए तो इन फैलेसी, इतना इनफॉर्मल फैलेसी में बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये 2 मार्क तुम्हारे बहुत प्रेशियस है। समझो मैंने बताया तुमको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि यस बोलने पर भी उसको सही जवाब मिल गया कि भाई तेको अवॉइड कर रही हूं मैं, फंस नहीं रहे हो तुम। और नो भी बोल रहे हो तो भाई मैं अवॉइड नहीं कर रही, मैं यहां पे थी, तो कहीं भी फंस नहीं रहे हो तुम। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए नहीं है। रेड हेरिंग क्यों है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये तुम क्लास में भी नहीं थे, तुम लेबोरेटरी में भी नहीं थे, तो पूछ सकते थे कि तू कहां था, सिंपल ये होता। लेकिन तुमने क्या बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी आया समझ में? थम्स अप दिखाओ, आगे बढ़ो। हाँ नहीं देखो यार, है यार, मैं मानती हूं इनफॉर्मल फैलेसी, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चे, तुमको बताती हूं मैं एक चीज, जो कंसेप्ट पढ़ते हो सीधा सीधा क्वेश्चन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बन जाता है। एजुकेशन वाली बच्ची अपनी भारती, आशी तेरा अपना पेपर 2 है कम्युनिकेशन, क्या है तेरा? मास कम्युनिकेशन। क्या होता है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में फिर भी क्वेश्चन बन, घुमा फिर आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है बन जाता है फिर भी। पर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग तर्क लगाना है ना बच्चे, तो यहां पे क्या होता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन, इसका एक ही तरीका है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आईसीटी है, एमआर है, एलआर है, रिसर्च एप्टीट्यूड, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी तुमको। और प्रैक्टिस के साथ साथ ना यू विल लर्न द टेक्निक्स। ये कुछ ऐसी टेक्निक होती है ना जो तुमको, ये व्यूज लेने वाले जितने चैनल है ना, कितने भी बना दे वो कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें, 60 दिन में कैसे करें, और फलाना ढिमका बहुत सारे बनाते रहते हैं, आने वाला है एग्जाम चलो बताओ, कहते वो भी वो टेक्निक तुमको नहीं बता पाएंगे। वो क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हर बच्चा अपनी टेक्निक खुद बनाता है। एंड द ओनली थिंग इज दैट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप तुम्हारी टेक्निक बनेगी, तुम सीख जाओगे टेक्निक, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे यहां पे तुमने सीखा ना, इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही तुमको एक्सपीरियंस हुआ कि यार क्यों कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, स्लीपरी स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ में आ गया था। पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ही हो रहा था दिक्कत, तो क्यों नहीं है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमको सिखा दिया। अब ये अगर तुमने नहीं किया होता तो ये टेक्निक तुम नहीं सीख पाते,
हैव यू अंडरस्टूड? इसलिए जितना क्वेश्चन तुम बनाओगे उतना ज्यादा टेक्निक सीख जाओगे, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रारी पूछा था, कॉन्ट्रारी क्या है? ए और ई कॉन्ट्रारी है, सो ऑल एंड नो विल बी कॉन्ट्रारी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई हूँ। मॉक टेस्ट का भी पीछे से प्रिपरेशन चल रहा है, एंड योर क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन, पेपर 1 पेपर 2 सब एक समझ रहे हो ना, छोटा सा तो है, 2-3 लोगों का ग्रुप का एक ये रिडिस्कवर एजुकेशन बना है, तो बहुत सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। नहीं तो मेरे दिमाग में था, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन PYQs ही होंगे ऑब्वियसली। अभी जो तक जितने हुए ना, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ICT हो गया, और अभी LR, इसमें मैं अलग से भी तुमको अपलोड कर दूंगी, आंसर के साथ ही रहेगा, ठीक है, ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ये मेरा है, एम है कि मैं कर दूंगी, तो तुमको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। मॉक टेस्ट में तो मिलेगा ही क्वेश्चन, यहां पे मैं बनवा ही रही हूं तुमसे, अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए भी मैं ये अपलोड कर दूंगी। फिर वो जो हर हफ्ते आता है वीकली टेस्ट, वहां पर भी तुमको 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरा ऐसा एम है कि बुक से तो तुम जो कर रहे हो, उसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से तुमको दे सकूं। तो बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये मेरे दिमाग में है कि मैं तुम लोगों को दे दूंगी, ठीक है। चलो, क्रिटिक्स ऑफ फ्रॉइडियन, फ्रॉइडियन जानते हो, सिगमंड फ्रॉइड सब लोग जानते होंगे, साइको एनालिटिक थ्योरी दिया था इन्होंने। शुड गेट देमसेल्व्स साइको एनालाइज्ड। क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बोला है शुड गेट देमसेल्व्स साइको एनालाइज्ड बिकॉज opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the Oedipus complex, which according to Freud distorts one thinking. ये Oedipus complex नहीं होना था, डेडिपल कॉम्प्लेक्स सही था। डेडिपल, एक सेकेंड रुकना, कुछ होता है क्या? ओइडिपल होता है ना, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स ही होता है। डेडिपल कॉम्प्लेक्स तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा भाई साइको एनालिटिक में। इट्स ओइडिपस ओनली। जो अब ये तुम लोग जानते नहीं हो भाई, जिन लोगों ने फ्रॉइड पढ़ा है उनको पता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। अब ये देखो कौन सी फैलेसी है, थोड़ा सा सोचो। हाँ, ओइडिपल है, ओइडिपस होता है वो, ओइडिपस, इट्स नॉट ओइडिपल, ओइडिपस बोलना चाहिए, ओइडिपस, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, critics of Freudian theory should get themselves psychoanalyzed because opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the Oedipus complex, which according to Freud distorts one thinking. ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। Which logical fallacy is committed in the above argument? क्या लग रहा है तुम लोग को कि अपील टू ऑथोरिटी तो नहीं है, कोई ऑथोरिटी वाला नहीं है। स्लीपरी स्लोप लग रहा है तुमको कहीं से भी? ये मुझे बेगिंग द क्वेश्चन ही लग रहा है। ये गोल गोल घुमा रहा है हमको, प्रॉपर तरीके से ना इसने आंसर नहीं दिया है। हैस्टी जनरलाइजेशन तो नहीं है ना, छोटे से उसको देखकर स्लीपरी स्लोप भी नहीं लग रहा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट डू यू थिंक? चलो देखते हैं। यस, द आंसर इज बेगिंग द क्वेश्चन, है ना। देखो अब इसको समझो, ये बोल रहा है कि बेगिंग द क्वेश्चन कैसे समझना है तुमको बता रही हूं मैं। क्रिटिक्स ऑफ फ्रॉइडियन थ्योरी शुड गेट देमसेल्व्स साइको एनालाइज्ड। जो लोग फ्रॉइडियन थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं वो खुद अपना मनोविश्लेषण करवाना चाहिए उनको। अब क्यों करवाना चाहिए? तो कुछ भी है, बिकॉज ओपोजिशन टू द थ्योरी इज इटसेल्फ कॉज्ड बाय अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस अराइजिंग फ्रॉम द, ये डेडिपल नहीं होगा, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। अरे कुछ भी है, लेकिन तुमने प्रॉपरली उसको जस्टिफाई तो किया नहीं है ना। उनको साइको एनालाइज क्यों करना चाहिए, प्रॉपरली जस्टिफाई तो करो। गोल गोल घुमा रहे हो तुम,
बात को कि गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि बाइबल में है, बाइबल को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो गॉड के वर्ड है। तो वही चीज है, गोल गोल घुमा रहे हैं। जब तुमको समझ में आ जाए ना कि जो लाइन बोला गया है, अब इसका प्रॉपर बिकॉज के पास कुछ भी ढंग से नहीं दे रहे हैं ये लोग, गोल गोल घुमा रहे हैं, मतलब बेगिंग द क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ हाँ, घूम फिर के वहीं आ गए वापस से। तो इसलिए बेगिंग द क्वेश्चन है। बाकी देखो स्लिपरी स्लोप तो कहीं से नहीं है, हैसी जनरलाइजेशन हमने किया नहीं है, छोटे से सैंपल में कोई बड़ा जनरलाइजेशन किया नहीं है, ऑथोरिटी वाली बात ही नहीं है। सो यू गॉट द आंसर। ठीक है, जो बेगिंग द क्वेश्चन होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरे को हमेशा से बेगिंग द क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि यार ये इतना आसान नहीं है। उसमें बस ये देखना कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और बिकॉज के बाद जो तुमको एक्सप्लेनेशन दिखेगा ना, वो लगेगा कि कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, गोल गोल घुमा दिया है, तो समझना ना बेगिंग द क्वेश्चन है, सर्कुलर रीजनिंग, पेटिटियो प्रिंसिपी। ओके, चलो। Although I am very happy to win the lottery, I am also a little worried. The last time I had won a lottery, my pocket was picked the next morning. देखो समझो क्या हो सकता है ये। Yes, very good, very good, क्या बात है, बहुत जल्दी आंसर किया। फॉल्स कॉज है ना, पोस्ट हॉक। इसका पूरा क्या था नाम? पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक, लेकिन इसको पोस्ट हॉक शॉर्ट में बोल देते हैं। सो आफ्टर दिस, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ दिस, इट एज्यूम्स दैट जस्ट बिकॉज वन इवेंट फॉलोज अनदर, द फर्स्ट कॉज द सेकेंड। वही वाली बात है, लॉटरी जीता तो उसको लग रहा है कि उसका पॉकेट मार लिया जाएगा अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, तुष्टि ऐसा है कि रिजेक्शन मेथड तब काम आएगा जब तुमको डायरेक्टली आंसर ही नहीं मिल रहा। अब तुमको ये समझ में आ रहा है एथिस्ट हैव नॉट प्रूवन, पता है क्या है, तो तुम तो डायरेक्टली आंसर कर दो। लेकिन जब जहां पे तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो वहां रिजेक्शन टेक्निक ही काम आता है। नॉट ओनली इन द फैलेसी, ये सारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। ये यूनिवर्सल टेक्निक है रिजेक्शन टेक्निक। मतलब मैं तुमको बता रही हूं, मैं जब एग्जाम दिया तब मुझे 40% रिजेक्शन टेक्निक ने ही बचाया है। 40% बार इसी ने मेरे को आंसर दे दिया है। चलो यहां समझ में आ गया, अपील टू इग्नोरेंस है भाई, नो वन हैज प्रूव्ड, खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ो। अब ये थोड़ा सा फॉर्मल फैलेसी है, बताओ। यार ये कुछ अजीब सा नहीं है। सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडर पेड, देयरफॉर नो प्रोफेसर्स आर अंडर पेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिड, देखो यार, एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट और डिनाइंग द एंटीसीडेंट, एफर्मिंग वाला तो ये तो बेटा इफ देन में होता था ना, ये इफ देन तो है ही नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है क्या? कॉम्पिटेंट पीपल जो है वो मिडिल टर्म है, ठीक है, यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे तो हो ही गया ये डिस्ट्रीब्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बचा। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी भी कैसे है? ये यूनिवर्सल 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 ही तो है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा तुम लोगों को? है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कैसे हुआ यार? ये मुझे लगता है ड्रॉप द क्वेश्चन होगा। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग बताओ जरा, ये ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट पीपल इज द डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल टर्म,
इजंट इट? तो यहां पे नो के कारण ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, नो वाले में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक जगह भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया मिडिल टर्म, ये तो गलत है यार, ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत है। ये एक्चुअली में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई फैलेसी नजर ही नहीं आ रही मुझे। देखो, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो एक नेगेटिव प्रेमाइस हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव है। फिर ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ही आया है, ये मुझे लगता है ड्रॉप्ड है, इसमें कोई फैलेसी नहीं है, देयर इज नो फैलेसी। कोई नजर आ रही तुमको? सारे रूल तो फॉलो हो रहे ठीक से। अब देखो एक वाला जो है, देखो नो प्रोफेसर, प्रोफेसर मान लो यहां पे माइनर टर्म है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे, तो माइनर प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोफेसर, है ना? हाँ, ग्रेस मार्क मिल गया कस्तूरी, चिंता मत कर। ये गलत है इक्वेशन, ठीक है, इट इज रॉन्ग। यहां पे लिख दो ना, यहाँ पे इसको गलत कर दो, पढ़ना नहीं तुम लोग, गलत है ये। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मूड तुम्हारा AEE है, सही है, तो इसमें तो कोई फैलेसी नहीं है ना, मिडिल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी को लग रहा है कोई फैलेसी? देयर इज नो फैलेसी। अरे लिखना होगा आशी, लिख लेना बेटा, लिख लेगी तो भी तुझे नहीं मिलेगा, बाकी कोशिश करो कि लिखने का टाइम वेस्ट मत करो, वहीं पे ढूंढना स्टार्ट करो। चलो छोड़ो अभी उसको, वो क्वेश्चन गलत है, देयर इज नो फैलेसी। The death penalty in certain Western countries has led to increase in crime rate, leading to greater number of inmates in their prison. Therefore, death penalty is not justifiable. बताओ यार, क्या बता दूं कस्तूरी, नहीं समझ में आया मुझे। अरे बेटा प्रपोजिशन कस्तूरी तुमको पता नहीं है बेटा, ए है मतलब ऑल, खत्म। ये तो क्या बता दो, ये तो स्टार्टिंग में बेसिक ही पढ़ा था तुमने। ये नो है, ये आई सम है, ये तो हम लोगों ने पहली क्लास से पढ़ा था कस्तूरी। क्या पूछना चाह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? ये तो तुमको याद होना चाहिए, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है, आई थिंक सेकेंड या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ही। चलो ये बताओ क्या होगा, रेड हेरिंग होगा क्या? क्या हमने इशू से भटका है? नहीं। स्लीपरी स्लोप लग रहा है क्या तुमको? या तो फॉल्स कॉज है, क्योंकि डेथ पेनल्टी से तुमने बोला है क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉमैन तो बिल्कुल नहीं है, स्लिपरी स्लोप भी कोई नहीं चलेगा, रेड हेरिंग होगा नहीं। रेणुका ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। डेथ पेनल्टी से तुमने क्राइम रेट को जोड़ दिया है कि डेथ पेनल्टी लीड्स टू क्राइम रेट, लीडिंग टू द ग्रेटर नंबर ऑफ इनमेट्स इन देयर प्रिजन। सो इसलिए डेथ पेनल्टी इज नॉट जस्टिफाइबल। तुमने फॉल्स कॉज जोड़ा है ना, डेथ पेनल्टी के कारण क्यों क्राइम रेट बढ़ रहा है भाई? ठीक है, समझ में आया? रेड हेरिंग नहीं होगा। रेड हेरिंग कैसे होगा? मुद्दे से कहां भटक रहे हैं? मुद्दा डेथ पेनल्टी की ही हो रही थी और तुमने बाद में बोला डेथ पेनल्टी इज नॉट जस्टिफाइबल। मुद्दे से भटकना होता है बच्चे, बार बार बोल रही हूं। रेड हेरिंग मतलब ये होता है। स्लिपरी स्लोप तो है नहीं, बात का पतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पे, इधर से उधर का एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस में लेके नहीं जा रहे। स्ट्रॉमैन तो होगा नहीं। फॉल्स कॉज,
तुम लोग जो आंसर कर रहे हो रेड हेरिंग या स्लिपरी स्लोप, मुझे ये पहले जस्टिफाई करो कैसे सही है। रेड हेरिंग में आप मुद्दे से भटकते हो बच्चे, डेथ पेनल्टी की ही बात हो रही है पूरी जगह कि डेथ पेनल्टी क्राइम, तो डेथ पेनल्टी जस्टिफाइबल नहीं है, तो रेड हेरिंग तो है ही नहीं। कुछ और बात, जैसे वो न्यूक्लियर पावर वाला देखा था, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही थी और तुम इलेक्ट्रिसिटी से चिपक के मर रहे हैं लोग, वो बात करने लग गए। पूरा इशू ही अलग है, टॉपिक ही बदल दो तब रेड हेरिंग है। नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं होता पामेला, फॉल्स डिलेमा कुछ अलग है। फॉल्स डिलेमा तुम लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है क्या? फॉल्स डिलेमा यानी ईदर और फैलेसी होती है ना, फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा फैलेसी क्या होती है? ईदर और, या तो ये करो डू और डाई, वो होता है फॉल्स डिलेमा। फॉल्स कॉज इज डिफरेंट थिंग। कौन, किसने पूछा मुझे? पामेला मुझे एक बात बता, सुबह तूने अटेंड नहीं की क्लास दोपहर की? चलो, फर्स्ट इट इज स्टेइंग आउट लेट, देन इट इज नॉट कॉलिंग होम, देन वाइल्ड पार्टीज, बिफोर यू नो इट योर लाइफ, ये हो समझ में आ गया ना कैसे है स्लिपरी स्लोप। समडे यू विल बी ग्लैड दैट यू हैड अ लॉकडाउन, मतलब कुछ भी स्लिपरी स्लोप। एक एग्जाम्पल देख के समझ में आया कि एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस पे ले गए तुम, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। की थी पामेला तो बेटा कंफ्यूज कैसे हो गए? चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया। डिलेमा मतलब क्या होता है? देखो दोनों का वर्ड समझो। पामेला तुमको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फॉल्स कॉज, कॉज मतलब कारण गलत है, और डिलेमा मतलब तुमको कंफ्यूजन दे दिया इन्होंने, वो भी गलत कंफ्यूजन में बांध रखा है कि भैया तू ये तो ये कर या तो फिर ये करेगा, तेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो तुम डिलेमा में रहते हो कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। ठीक है, या तो डू करूं या डाई, तीसरा ऑप्शन ही नहीं दिया है कि एंजॉय योर लाइफ। ये तीसरा ऑप्शन होना चाहिए था ना, लेकिन तुमको बोला है डू और डाई, तो डिलेमा में डाल दिया, लेकिन वो डिलेमा फॉल्स है एक्चुअली में। यू हैव थर्ड ऑप्शन, अब कभी नहीं भूलोगी तुम, ये दोनों अलग अलग चीज है। अरे यार तुष्टि कुछ भी बेटा, कहां से डिफरेंट टॉपिक हो गया। देख, पहले तो तू बाहर रहेगी, उसके बाद तू फोन नहीं करेगी, फिर तू वाइल्ड पार्टीज उसके बाद करने लग जाएगी, ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। पहले तुम घर से बाहर लेट रहोगे, फिर तुम घर पे कॉल नहीं करोगे, फिर तुम वाइल्ड पार्टीज करोगे, और तुमको जब तक पता चलेगा तुम्हारा लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ताकि तुम बाहर ज्यादा दिन तक नहीं रहो। तो कहां तुम्हारा रेड हेरिंग हो गया, टॉपिक से कहां हट रहे हैं बच्चे, ये सब तो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लेकिन इधर से उधर पूरा बढ़ा दिया आपने कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चलो नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर, सो आर नंबर 5 and 7, therefore it is clear that all odd numbers are prime number। अब ये क्या किया, हैस्टी जनरलाइजेशन। तुमने सिर्फ 3 नंबर की बात करी है कि 3 नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर, और 5 और 7 भी प्राइम नंबर है। अब फिर बोल दिया सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर है, तो ऐसा नहीं होता ना। अपने को भी पता है प्राइम नंबर कितने हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी होते हैं बहुत सारे, पर कहीं कहीं पे ऑड नंबर नहीं भी होता है, जैसे 2 तो ऑड नंबर नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये प्राइम नंबर है। हैस्टी जनरलाइजेशन कर दिया। चलो, no one can criticize the Freudian psychoanalysis unless the one who criticizes himself has been psychoanalyzed। देखो अब इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन अभी तुम ध्यान से देखना बेटा, ये उसी एग्जाम्पल को अब अलग ढंग से बनाया है इन्होंने। कितना मतलब सही में ये किसी और शिफ्ट में आया होगा, ठीक है, और वो किसी और शिफ्ट में आया होगा ऑब्वियसली। वेरी गुड, समझ गए ना। अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है फ्रॉडियन साइकोएनालिसिस ने, ठीक है।
तो अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, तो अनलेस द वन हु क्रिटिसाइज हिमसेल्फ हैज बीन साइको एनालाइज्ड, तो कोई भी व्यक्ति फ्रॉडियन मनोविश्लेषण की आलोचना नहीं कर सकता जब तक कि खुद की आलोचना करने वाले का मनोविश्लेषण न किया गया हो। तो वही वाली बात है, नो वन हैज प्रूव्ड। अरे नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अबे ये तो एड होमिनम हो गया। अच्छा नहीं नहीं, अपील टू इग्नोरेंस नहीं होगा। ओ हो, आपने पर्सनली अटैक किया ना यहाँ पे, क्रिटिसाइज हिमसेल्फ हैज बीन साइको एनालाइज्ड। अरे यार अच्छा, इसलिए प्रूफ वाला, प्रूफ इज द कीवर्ड यार। तुम लोग भी यार हमेशा गलत करवाते हो। नो वन हैज बीन प्रूव्ड नहीं आया ना बेटा, प्रूफ इज द कीवर्ड। अच्छा, यहां पे तुमने ना उस पर एक पर्सन अटैक कर दिया कि भैया जो क्रिटिसाइज कर रहा है अपना साइको एनालिसिस करवा लो, अपना चिकित्सा करवा लो। ओ, मेरा भी गलत हो जाता है ये, एड होमिनम। ठीक है, ना 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 भारती गए बेटा, नो वन कैन नहीं। प्रूफ होता है बच्चे, जब तुझे लगे कि कोई प्रूफ नहीं कर पाया उसको। सिर ठोकने का मन करता है मेरा खुद का कर रहा है ये नो वन देख के। मैं सच बता रही हूँ, देखो बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद अपील टू इग्नोरेंस कर देती जल्दी जल्दी में। अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया होता ना तो मैंने भी कर देना था अपील टू इग्नोरेंस। यार देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा खतरनाक है, इसको तुम लोग फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट तुम लोग ऐप में नहीं ले सकते, पर जब पीडीएफ पढ़ना तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो गलती होगी ही होगी किसी से भी। हम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है तभी तो करवा रही हूं ना मैं, इतना पीवाईक्यूज करवाती हूँ इतना ज्यादा। मुझे पता है इनफॉर्मल फैलेसी बहुत पागलपने है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, इतना टेंशन मत लो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों एड होमिनम है? सीखना है, सीखो, दिमाग नहीं घुमाओ अरे मजा तो आता है यार, मेरे को तो बहुत मजा आता था, मैं क्वेश्चन खूब सॉल्व करती थी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो यार। पढ़ा तुमने बहुत कुछ है, लेकिन ये जो इसलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करते तो और इनहैंसमेंट होता है आपके। मैरी कॉम्स कोचेस सेज दैट, जब रिवीजन मैराथन अपन करेंगे ना, 15 दिन का रिवीजन मैराथन, ये 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 1 जून, ये तो 2 जून से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। 15 दिन का जो एकदम महायज्ञ चलेगा ना, इस महायज्ञ में तुम लोग खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे बेटा। इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी मैं तुम लोगों को कि तुम लोगों को लगेगा बाप रे, एकदम ऐसे दिमाग के फरकच्चे उड़ जाएंगे। इसलिए बोल रही हूं 2 जून तक टारगेट रखो कि सारा थ्योरेटिकल जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, ताकि 2 जून में रेडी रहो। बिल्कुल जैसे नहीं आर्मी वाले रेडी हो जाते हैं कपड़े वपड़े तान के कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ने जाना है, गोलियों की बरसात होती है, बस वैसे ही तुम्हारे ऊपर मैं गोलियों की बरसात करूंगी क्वेश्चन के फॉर्म में, ठक 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 ठक। ठीक है, ये 15 दिन का रिवीजन मैराथन तुम जिंदगी भर याद रखोगे। Mary Com's coaches says that she has a real gift of boxing. So because her skill is a gift, she does not deserve credit for it. मैरी कॉम जो है उसके कोच ने बोला उसको कि उसके पास रियल गिफ्ट है बॉक्सिंग का। सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट, शी डज नॉट डिजर्व क्रेडिट फॉर इट। सोच के जवाब दो। अरे आशी, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है।
जेआरएफ निकल जाएगा, जेआरएफ निकल गया है, ऐसा सोचो। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन, सब सीसी कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है इक्विवोकेशन है? कौन सा टर्म एम्बिगुअस है यहां पे? मुझे बताओ इक्विवोकेशन तुम लोगों ने क्यों बोला? कौन सा टर्म तुमको ये कंफ्यूज कर रहा है? मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन तुम लोग इक्विवोकेशन बोल रहे हो ना, तो भी मेरे को डाउट आ रहा है। ये तो मुझे खुद को डाउट है। कौन सा वर्ड है? गिफ्ट, रियल गिफ्ट ऑफ बॉक्सिंग। सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट, शी डज नॉट डिजर्व क्रेडिट फॉर इट। गिफ्ट ऑफ बॉक्सिंग मतलब स्किल का तो गिफ्ट होता है ना यार। चलो यार, मेरे को ही डाउट है। तुम लोग इक्विवोकेशन कर रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ गया, अच्छी बात है। मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। हाँ, मुझे तो वही लग रहा था, गोल गोल बात की थी रेनू का, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि बेगिंग द क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन डाउटफुल है यार, मजा नहीं आ रहा। हटा तो उसको, देखते हैं। मैं चेक करूंगी पहले, ये मैं खुद चेक करूंगी, कहीं ऐसा ना मैंने गलत मार्क किया हुआ हो। एक बार मुझे चेक कर लेने देना कि यार इसमें कुछ इक्विवोकेशन का गिफ्ट ऑफ बॉक्सिंग। अच्छा, इसलिए बोल रहे हो क्या कि मल्टीपल मीनिंग होते हैं गिफ्ट के? चलो, तुमको जो सही लग रहा है, देखो तुम लोगों ने जो सोचा उसके हिसाब से आंसर तो सही है। मेरे को पर्सनल मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं देख लूंगी अपना। बाकी तुम लोगों को लग रहा है तो सही है, ये गिफ्ट से हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो लग रहा है गड़बड़। तो दो मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखो, अच्छा हाँ, एक सेकेंड, ये नहीं बोलो कि गिफ्ट है इसलिए क्रेडिट नहीं होगा। ना 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 ना, सही बोल रहे हो। देखो 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 क्या हो रहा है यहाँ, इक्विवोकेशन ही है। देखो अब समझ में आया। ये गिफ्ट बोल रहा है कि जैसे अपन बर्थडे गिफ्ट नहीं देते, ये उस गिफ्ट की बात बताना चाह रहा है कि शी हैज अ रियल गिफ्ट ऑफ बॉक्सिंग, उसके पास गिफ्ट है। सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट, अब यहां स्किल को गिफ्ट बोल दिया है, तो शी डज नॉट डिजर्व क्रेडिट फॉर इट। बाप रे, नहीं नहीं, अभी भी मैं नहीं हो पा रही सेटिस्फाइड। चलो छोड़ो, वन इस पे आ जाओ। Soft drink sector has shown good growth in profits over past few years. Therefore, we can conclude that each individual soft drink company is making good profit. ये तो easy है, very good, very good. इसमें सारे सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर की बात हुई है कि सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, होल की बात की, और फिर तुम बोल रहे हो कि इंडिविजुअल भी भाई प्रॉफिट वाले हैं। जरूरी नहीं है ना, सेक्टर प्रॉफिट दिखा रहा है, पर इंडिविजुअल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जरूरी नहीं है गुड प्रॉफिट बना रही हो, हर एक थोड़ी ना कर रही हो, कोई तो लॉस में होगा ही। हाँ, ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम हो सकते हैं बना रहे हो प्रॉफिट, इसलिए सेक्टर प्रॉफिट वाला है, पर हर एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। बेटा हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है पारामिता। हैस्टी जनरलाइजेशन तब होता है जब स्मॉल नंबर को लेकर तुम पूरे के पूरे सैंपल की बात कर देते हो, ठीक है। कुछ टीनेजर, 2-3 टीनेजर सिगरेट पी रहे थे, तो सारे के सारे टीनेजर ही खराब है, ठीक है। चलो, तुष्टि को वही मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है बेटा, तेरी शिफ्ट में यही आएगा, डिवीजन या कंपोजिशन। सही करके आना लेकिन। Which fallacy is committed in the following argument?
grades awarded to a student are not truly reflective of the subtle nuances of the student's performance. जो ग्रेड दिए गए हैं छात्र को, वो छात्र के प्रदर्शन की सूक्ष्म बारीकियों को नहीं दर्शाते, जो उसका परफॉर्मेंस को नहीं दर्शा रहा है. देयरफॉर स्टूडेंट्स वर्क शुड नॉट बी ग्रेडेड एट ऑल. अरे भाई, अब तुम क्या पूरे वर्क को ही ग्रेड नहीं करोगे? ये भी इक्विवोकेशन है. Grades awarded to a student are not truly reflective of the subtle nuances of the student's performance. Therefore, students' work should not be graded at all. यार, ये एक बात बताओ, इक्विवोकेशन फिर से मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है. किस बात को लेके इक्विवोकेशन हो गया? ओ भगवान, इक्विवोकेशन वाले क्वेश्चन ही डाउटफुल हो रहे हैं मेरे लिए. Grades awarded to a student are not truly reflective of the subtle nuances of the student's performance. Therefore, students' work should not be graded at all. ये मेरे को तो ऐसा लगा था हैस्टी जनरलाइजेशन होना चाहिए था. तुम लोगों को क्या लग रहा है बेटा? ये इक्विवोकेशन आंसर दिया है ना किसने? क्यों दिया था इक्विवोकेशन, बताओ तो जरा. किसने दिया था इक्विवोकेशन? उमा ने दिया था, आशी ने दिया था, मनीषा ने दिया था. बताओ तो जरा कैसे दिया था? वन नहीं यार, ये भी डाउटफुल है. चेक करूंगी मैं, ठीक है? एक बार मुझे चेक करने दो, आगे बढ़ो. उमा बोल रही है एम्बिग्विटी इन द ग्रेड्स. ओहो, अच्छा. चलो देखती हूँ तुम लोग जवाब दे रहे हो. जो तुम लोग दे रहे हो उसका मैं तुम लोगों को कल बताऊंगी कि वो कितना सही था. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को मैं कल दोपहर में हम लोग डिस्कस करेंगे वापस से. जो डाउटफुल है एक्सप्लेनेशन ठीक से दूंगी तुम लोगों को मैं. होता है उमा, आपका एक्सप्लेनेशन भी ठीक लग रहा है मुझे. Which informal fallacy is committed in the following argument? The quality of higher education in our country has been declining for years. Therefore, we can conclude beyond doubt that university teachers are not doing their job these days. अरे क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? कुछ गड़बड़ है. कॉज का रिलेशनशिप सही नहीं है. फॉल्स कॉज, सिंपल, पोस्ट हॉक, है ना. क्वालिटी बिगड़ रही है हायर एजुकेशन की, डिक्लाइन हो रही है, और तुमने कंक्लूड क्या कर दिया कि भैया टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब दीज डेज, है ना. मेरी मम्मी बार बार उठ रही थी, पापा ने कंक्लूड कर दिया कि मैच इसलिए हार रहे हैं. फॉल्स कॉज, वेरी सिंपल. चलो, क्या हुआ भाई? टेक केयर पूजा, किसको? पूजा को क्या हुआ? मैम मैंने एक भी क्लास नहीं ले पाई हूँ 8 अप्रैल से, मेरा मिसकैरेज हो गया था. अरे बाप रे. पूजा क्या करोगी बताओ? मिसकैरेज जानती हो कितना बड़ा है भैया? ये तो बहुत ही सेंसिटिव है इशू. अभी प्रेशर मत लो, हेल्थ के साथ नहीं खेलना है पूजा, हेल्थ के साथ नहीं खेलना है. जितना बनता है करो, धीरे धीरे आराम से लेट कर, प्यार से लेटे लेटे जितना सुन सकती हो सुनो, जितना समझ में आता है समझो. और थोड़ा 1 महीने का रेस्ट भी हो जाता है ना,
तो थोड़ा ठीक लगेगा। एटलीस्ट 15 डेज का रेस्ट लो पूरा। उसके बाद जितने जितने बनते हैं यूनिट वो करते जाओ, जो नहीं बनता छोड़ दो। रिवीजन मैराथन जब होगा 2 जून से स्टार्ट, तो क्वेश्चन कर करके भी कुछ टॉपिक समझ में आ जाएंगे। एग्जाम दे देना। बहुत बड़ा भैया, ये कोई छोटा मोटा नहीं होता, ठीक है। एक औरत की लाइफ में बहुत कष्टदायक होता है ये। सो डोंट टेक प्रेशर, लेकिन एग्जाम देकर आना, उस समय तक आई थिंक रिकवर कर जाओगे आप। हाँ, जून में तो मुझे भी पता है एग्जाम है, लेकिन क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे उमा बोल रही है जान है तो जहान है। अगर प्रेशर लिया ना बेटा तो बाद में कंसीव करना मुश्किल होगा। आई थिंक यू आर न्यूली मैरिड हो, या फिर जो भी है तुम्हारा, आई डोंट नो द पास्ट। तो अगर मिसकैरेज होता है और अगर रेस्ट नहीं लिया तो बच्चे फिर बाद में कंसीव करने में दिक्कत होगी। एंड फैमिली बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू JRF निकालना, ठीक है। और अगर एज बची हुई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम रेस्ट करो और आराम से सुनते, जो प्रेशर नहीं लेना है, आराम से जो समझ में आ रहा है वो समझ जाओ, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है यार, जो समझ में आया मैंने समझ लिया, और फिर क्वेश्चन करेंगे तब उस समय देख लेना। अभी रेस्ट करो, अभी 15 दिन रेस्ट करो पूजा, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। चलो, इफ आई वेयर अ हैवी स्मोकर स्मोकिंग वुड शॉर्टन माई लाइफ। ये इफ वाला आ गया, देख रहे हो, इफ, और ये देन, दैट्स व्हाई आई डू नॉट स्मोक एंड आई एक्सपेक्ट टू लीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब देखो एंटीसीडेंट यहां पे क्या था, हैवी स्मोकर इज एंटीसीडेंट। ये इफ देन है, मतलब या तो ये दोनों तो होने वाला नहीं है, हटा दो इसको। अब ये एंटीसीडेंट है और शॉर्टन माई लाइफ इज कॉन्सिक्वेंट। अब देखो क्या किया इसने, डू नॉट स्मोक, यानी कि एंटीसीडेंट को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, DA, खत्म बात है। 4th इज द आंसर, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है। डिनाइंग द एंटीसीडेंट, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए, फटाफट फटाफट करो। Healthcare reforms in India will not work since our healthcare system simply cannot be reformed. Healthcare reform काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा। क्या लग रहा है ये, क्या लग रहा है? वेरी गुड, 4th जो आंसर कर रहा है, गोल गोल नहीं घुमा रहे। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स विल नॉट वर्क, तो भाई तू सही तरीके से जवाब देना, क्यों नहीं काम करेगा। फिर वही बात उल्टा गोल गोल घुमा दिया। हेल्थ केयर सिस्टम सिंपली कैन नॉट वर्क, कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, इसलिए इनको रिफॉर्म नहीं कर सकते यार, कुछ भी, मतलब वहीं वापस आ गए घूम फिर के, बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इफ देन वाला है, सॉल्व करो। If Ramirez is a member of the Animal Rights Society, then he opposes cockfighting. चलो मारो गोली, कुछ भी लिखाओ, ये एंटीसीडेंट है, समझ में आ गया, और ये कॉन्सिक्वेंस है। अब देखो, Ramirez opposes cockfighting. Ramirez opposes cockfighting. Therefore, Ramirez is a member of the, छोड़ो, क्या किया, ये इस लाइन में देखो, Ramirez opposes cockfighting. तो कॉन्सिक्वेंस तो ये था ना, अपोजेस कॉक फाइटिंग, इसको क्या कर दिया, एफर्म कर दिया कि हाँ भाई वो अपोज कर रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, कॉन्सिक्वेंस को कंफर्म ही कर रहा है ना, अपोजिंग कॉक फाइटिंग इज द कॉन्सिक्वेंस, इसको एफर्म ही तो कर रहे हैं कि हाँ भाई रामिरेज अपोज कर रहा है। सो यू गॉट द आंसर, AC, एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? आशी क्या कर रही है, डिनाइंग द एंटीसीडेंट कैसे हो गया? आशी तेरे को तो पकड़ के मैं वहीं घर पे आके सीधे तेरे को पकड़ के धमक दूंगी मैं अच्छे से। और फिर जो बोलेगी मैम JRF नहीं होता, JRF नहीं होता, तो गलती, ऐसी क्वेश्चन की गलती करेगी तो JRF फिर क्या बोलूं मैं। 1 कैसे हुआ तेरे हिसाब से, समझ में आया? कॉन्सिक्वेंट एफर्म कैसे हो रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिपीट करना है, कस्तूरी को रिपीट करना है। देखो कस्तूरी जब इफ देन आए तो सबसे पहले एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को पहचानो। सिंपल है यार, पहला नंबर है ये, रामिरेज इज अ मेंबर ऑफ द एनिमल राइट सोसाइटी, ये क्या है एंटीसीडेंट। देन के बाद वाला जो होता है अपोजेस कॉक फाइटिंग, दिस इज योर कॉन्सिक्वेंट। अब नेक्स्ट लाइन ही तुमको बताएगा व्हाट फैलेसी इज दिस। बोला है रामिरेज अपोजेस कॉक फाइटिंग, तो भैया कॉन्सिक्वेंस ये था ना, इसको एफर्म ही तो किया है, पॉजिटिव ही तो बोला है उसने। अपोजेस वर्ड से मत समझो कि यार ये तो नेगेटिव हो गया, नो 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 नो, कॉन्सिक्वेंट तो यही था ना, कॉन्सिक्वेंट का वर्ड ही ये देखो, अपोजेस कॉक फाइटिंग, तो इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, तो एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। एसी कॉन्सिक्वेंट तो वही है, उसी वही चीज बोला गया है। अपोजेस वर्ड लगा के ये मत सोचो कि कॉन्सिक्वेंट को डिनाई कर रहे हैं, और डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट तो एक्चुअली में वैलिड होता है। एंटीसीडेंट को तो डिनाई नहीं हो रहा ना, बस ये देखो नहीं है भैया, एंटीसीडेंट तो ये था, ये स्टेटमेंट तो कहीं भी डिनाई नहीं हुआ सेकंड में, तो एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट ही होगा। हाँ ओ ओ ओ कस्तूरी भूल गई थी सब। आशी को समझ में आया कि नहीं आया? चलो, यू आर रियली मस्ट ट्राई आउट टू बी सेलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम बिकॉज माई अंकल हु टीचेस philosophy says that you have a real potential. You are really must try out to be selected in basketball team because my uncle who teaches philosophy says that you have a real potential. अच्छा भाई, ध्यान से करना इसको, समझिएगा तो समझ में आ गया आंसर। अरे उमा, सारे बेगिंग द क्वेश्चन नहीं होते तो तुम लोग तो यार कहां से बेगिंग द क्वेश्चन हो गया, घुमा फिरा कहां रहे हैं। यहां पे तो बता रहा है ना वो कि तुम जो है बास्केटबॉल में सेलेक्ट हो जाओ, ट्राई करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो फिलॉसफी पढ़ाते हैं और वो बोल रहे हैं तुम्हारे में रियल पोटेंशियल है। अब मुझे ये बताओ, अंकल फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं तो अंकल स्पोर्ट्स में कब से एक्सपर्ट हो गए? तो अपील टू इनएप्रोप्रिएट ऑथोरिटी, ये फिलॉसफी पढ़ाने वाला स्पोर्ट्स के बारे में कब से बताने लग गया? सिंपल, ठीक है। तो अनुचित प्राधिकारी से अपील कर रहे हो भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। I just cannot believe it. Mr. Suresh cannot be guilty of murder since there is no way Mr. Suresh could kill someone. अब ये मिल गया आंसर। अरे मिस्टर सुरेश कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर नहीं किया उन्होंने, फिर बोल रहे सो देयर इज नो वे मिस्टर सुरेश कुड किल समवन। आंसर दो यार, ठीक से आंसर दो यार, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे गलत गलत नहीं करो। जो इसका आंसर सही देगा ना, मतलब उस कंसेप्ट को वो समझ गया बहुत अच्छे से। अरे यार इक्विवोकेशन एड होमिनम कैसे हुआ? अरे तुम बोल रहा मिस्टर सुरेश कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर। रेणुका बेटा समझ गई तू, प्रीति भी समझ गई। अरे तुम बोल रहे हो कि मिस्टर सुरेश इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, तो भाई सही से जवाब दो ना कि क्यों नहीं है गिल्टी ऑफ मर्डर। फिर तुमने गोल गोल घुमा दिया, सिंस देयर इज नो वे मिस्टर सुरेश कुड किल समवन। अरे वहीं पे आ गए वापस से तुम बेगिंग द क्वेश्चन। यार मुझे एक बात बताओ, ये इक्विवोकेशन कैसे बोल देते हो तुम लोग? ये एक तो वो दो क्वेश्चन में ही मेरे को कंफ्यूजन है कि लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई एम्बिगुअस तो नहीं है यहाँ पे। एड होमिनम कैसे है यार? इन्हीं की तो बात हो रही है। ऐसा थोड़ा लिखा है कि वी विल नॉट सपोर्ट मिस्टर सुरेश बिकॉज ही इज अ मर्डरर। एड होमिनम हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which fallacy is committed in the अरे यार no one has ever proven that God exists therefore God does not exist. ये तो तोहफे में तुमको दे दिया है. No one has ever proved. तो क्या हुआ? अपील टू इग्नोरेंस. ठीक है, अज्ञानता की अपील. No one has ever proved, तो बस सीधे आ जाता है अपील टू इग्नोरेंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये इफ देन वाला फिर से है. अब जिनको समझ में नहीं आया था पिछला वाला, वो जरा ये ठीक से करना. अब यहां पे देन तुमको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि देन कहां लगाओ. ये बनाने वाले ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया है, लेकिन तुम फिर भी कोशिश करो. वाह, क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ everyone here affirming the consequent. देखो, इफ यू रीड प्रोफेसर हैरीज बुक, ये आपका एंटीसीडेंट था. ठीक है, इसके बाद यहां पे छुपा हुआ है देन यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड सक्सेसफुली अटैक फैलिशियस रीजनिंग. ठीक है, ये पूरा लाइन कॉन्सिक्वेंट ही है. फिर यहां लिखा एंड यू आर एबल टू डू दैट. तुम कर पा रहे हो, तुम रिकॉग्नाइज और सक्सेसफुली अटैक कर पा रहे हो, मतलब कॉन्सिक्वेंट को एफर्म कर दिया. ये पूरा कॉन्सिक्वेंट था. एफर्म किया ना, दैट यू आर एबल टू डू दैट. कॉन्सिक्वेंट को एफर्म किया आपने. वेरी गुड, क्या बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रीति समझ में आया? मनीषा क्यों गलत किया बेटा? Which logical fallacy is committed in the following statement? I do not believe that serial killers ought to be allowed to live. They have forfeited their right to live because anyone who kills lots of people has lost that right. रेणुका बहुत अच्छे से समझ गई है. रेणुका बढ़िया बेटा. बाकी लोग हैस्टी जनरलाइजेशन कर रहे हैं. मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? मिस्टी जनरेशन, हटाओ इसको. धुंधली पीढ़ी कहां से आ गया? मुझे एक बात बताओ, हैस्टी जनरलाइजेशन कैसे कर दिया तुमने? हमेशा हैस्टी जनरलाइजेशन के लिए दिमाग में रखो कि छोटा सैंपल लिया है, 2-3 टीनेजर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पूरे टीनेजर बात कोई तुमने बोल दिया कि सब निकम्मे हैं. ये हैस्टी जनरलाइजेशन होता है. यहां पे कहां है? यहां पे देखो, आई डू नॉट बिलीव दैट सीरियल किलर्स आउट टू बी अलाउड टू लीव. चलो, ये तुमने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल किलर को जिंदा नहीं रहना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर क्या बोल रहे हो? दे हैव फॉरफिटेड देयर राइट टू लिव बिकॉज एनीवन हु किल्स लॉट ऑफ पीपल हैज लॉस्ट दैट राइट. अरे ये क्या बात हुई भाई? बहुत सारे लोगों को मार दिया तो भैया तुमने जीने का राइट ही खो दिया. गोल 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 घूम रहा है. हाँ, अरे अरे वाह, वेरी गुड. हाँ सही बात है आशी, बिल्कुल. करो ना करो, झेल क्यों रहे हो? इसको अच्छे से करो, अच्छे से निपटाना है तुमको, झेलना नहीं है. ऐसे लोग नहीं ऐसे पकड़ के इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, ऐसे मन में ऐसे रखा कर, इधर 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 इधर, और दे सपाट मार पकड़ के. ऐसे मारते नहीं है लोग. इधर आ, तू प्यार से पकड़ो उसको और चपेट दो सीधे. बस ये करना है. ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम में तुम्हारा.
अगर तुम भागोगे ना तो वो तुमको पकड़ के मारेगा। तुमको ऐसा घुस जाना है। मैं तो जब बनाती थी तो मेरा यही एटीट्यूड रहता था, भाई तू आ इधर आ, मेरे पास आ, तू तुझे अभी बताती हूं मैं, ऐसे करके होना चाहिए एटीट्यूड। अगर ये एटीट्यूड रखोगे तो कभी भी झेलने वाला वर्ड नहीं रखना। झेल नहीं, कोई झेलना नहीं है, क्यों झेलना है भाई, सपाट मारो सीधे, ठीक है, एकदम यही एटीट्यूड रखना है और फिर पढ़ाई करो। चल मैथमेटिकल रीजनिंग है, अरे मेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा, मुझसे ही होगा। इफ कैपिटल पनिशमेंट, इफ देन हो गया, इफ देन है, ये बहुत इजी है। कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स। चलो पूरा का पूरा सेंटेंस ही तुम्हारा एंटीसीडेंट है। देन इट वुड बी जस्टिफाइड, बट एज इट डज नॉट हैव दैट डिटरेंट इफेक्ट, तो डिटरेंट इफेक्ट एंटीसीडेंट को क्या कर दिया, डज नॉट हैव दैट डिटरेंट इफेक्ट बोल दिया, डज नॉट, डिनाई कर दिया एंटीसीडेंट को। वेरी गुड, मारा ना तुमने चपेट। देखो इसी को ऐसे बोला, दिमाग में बस सपेट मारना है सीधे। बोलते अटैकिंग मोड में क्या क्या सिखा रही हो तुम लोग को। अरे यार थोड़ा मुझे अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे वाइल्ड थॉट्स निकल के आ जाते हैं। तो सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे ये वाइल्ड थॉट ही होते थे जब मैं प्रिपरेशन करती थी ना, गुस्सा आने लगा था मुझे गुस्सा इस बात से आता था कि मेरा कैसे जेआरएफ रह गया, वो कौन सा टॉपिक है जिसने मेरा जेआरएफ छोड़ा है। फिर उस टॉपिक को पकड़ पकड़ के मैं पीटती थी, हर तरीके के सवाल उस टॉपिक से बनाती थी। मैंने यही किया है, तभी 2022 में जेआरएफ मिला है, 80% मिले हैं मुझे। चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, चाहे वो पेपर 1 का एक एक सवाल। तुम मेरे अगर स्टूडेंट हो ना, इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ो, बिल्कुल अटैकिंग मोड में। चलो नो वन हैज एवर गिवन एन इनड्यूबिटेबल, एक तो गंदा सा देंगे प्रूफ, आ गया प्रूफ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन। अरे तो अब आगे पढ़ना क्या है यार तुम लोग को, सिंपल है यार, अपील टू इग्नोरेंस है ना, नो वन हैज एवर प्रूव्ड। चलो आगे, अब ये लास्ट ही होगा मेरे विचार से, ये तो बना लोगे ना। फेमस सिंगर शांतनु जी ने बोला टूथपेस्ट यूज करो, है ना। अजय देवगन ने बोला बोलो जुबा केसरी करो। तो भाई खरीद लो टूथपेस्ट। तो भैया शांतनु महाराज तो सिंगर थे, टूथपेस्ट के तो ज्ञाता नहीं थे। हाँ छोड़ना नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुंह पे नहीं, नहीं भारती, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मौका ही नहीं आने देना है। जैसे नहीं होता है जब सामने लड़ाई होती है तो हम लोग सामने वाले को मौका नहीं देना है कि वो चमाट मारे तुम्हारे मुंह पे। बस ऐसे ही जो क्वेश्चन आ रहा है ना, अभी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लग रहा है कि तुमको चमाट मार रहा है, दोबारा देखो उसको, रुक तू बेटा, अभी तुमको क्या लगता है मैं सोऊंगी क्या, वो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको मैं चमाट मारूंगी, ऐसे कैसे डाउटफुल है वो, आंसर ढूंढना है। ये एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ में रहेगा ना तो फाड़ दोगे तुम लोग। चलो, सपोर्टर्स ऑफ द एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट गन कंट्रोल एंड रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो अगेंस्ट गन कंट्रोल। एबीसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी गन कंट्रोल के अगेंस्ट में, रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो, ठीक है। सो सम रिपब्लिकन्स मस्ट बी सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या कर दिया इन्होंने, अरे भाई समझ में आ रहा है तुमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये, इसको ध्यान से देखो, प्यार से बनाना इसको। हाँ अब पकड़े तुम लोग, यस यस वेरी गुड, पकड़ लिया तुम लोगों ने। एड होमिनम कैसे हो, ये देखो कितने अच्छे से इन्होंने ऑल वॉल लिखा नहीं है। अब मैं तुमको बताती हूँ क्या है
ये जब आप सिर्फ लिखते हो ना कि सपोर्टर्स ऑफ द एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट गन कंट्रोल, इसका मतलब ये क्या है पता है कैसे लिखा हुआ है? ये मेजर प्रीमाइस 1 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऑल सपोर्टर्स, शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट गन कंट्रोल। ठीक है, तो ये ऑल सपोर्टर है और गन कंट्रोल, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म, तो ये पहला प्रीमाइस हो गया। दूसरे प्रीमाइस में लिखा एंड रिपब्लिकन्स और ऑल्सो अगेंस्ट, तो ऑल रिपब्लिकन्स आर अगेंस्ट गन कंट्रोल। अगेंस्ट मैं नहीं लिख रही हूं, समझ जाना यहां पे अगेंस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब गन कंट्रोल 2 बार रिपीट हुआ, मतलब दिस इज द मिडिल टर्म। अब तुम जानते हो कि ऑल वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पर प्रेडिकेट नहीं होता, तो गन कंट्रोल यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मेजर प्रीमाइस में भी नहीं है, माइनर प्रीमाइस में भी नहीं है, इसलिए क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। समझ में आ गया? और फिर यहां लिखा है सम रिपब्लिकन्स मस्ट बी सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी। और तो और देखो, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? चलो बढ़िया, हो गया, खत्म, थैंक यू सो मच। चलो अब ये हमने कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो आज कर ही लिए, 50 तो होंगे ही आराम से।